हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, जिसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण अंतर के बारे में बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण अंतर में स्पेशली 4 टाइप्स के अंतर में हम बात करेंगे, जैसे कि आक्सीय अनाक्सीय श्वसन में अंतर क्या है, और दूसरा प्रश्न रहेगा श्वसन दहन में अंतर क्या है, श्वसन श्वासोच्छ्वास में अंतर क्या है, और देखेंगे इसमें। तो ये 3-4 टॉपिक ऐसा है जो वेरी इंपॉर्टेंट्स है। तो क्लास 10th के लिए स्पेशली ये क्लास 10th के साइंस में कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे जाने के चांसेस ज़्यादातर बनते हैं। तो सभी लोग फटाफट इस वीडियो को देखें और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। पूरा से पूरा लेक्चर को देखिएगा। एक ही वीडियो में हम कम से कम 10-15 नंबर तो आपका श्योर कराने ही वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा आप सभी लोग। चलिए बिना समय बर्बाद किए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे पहला प्रश्न जो दिया गया हुआ है वो किस प्रकार का है। तो प्रश्न पूछा हुआ है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, और कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके 2015 में भी, 17 में भी और 18 में भी ये प्रश्न आए हुए हैं। और इसी प्रश्न को दूसरे टाइप से किस तरह से पूछा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है कि आक्षी तथा अनाक्षी श्वसन में क्या है अंतर स्पष्ट करना है। तो अब वायवीय श्वसन एक साइड कॉलम बना लीजिए और दूसरे साइड बनाएंगे अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को क्या कहते हैं, तो आक्षी श्वसन भी कहते हैं, और अवायवीय श्वसन को क्या कहते हैं, तो अनाक्षी श्वसन कहते हैं। तो चलिए इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को देख लेते हैं। वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तथा इसमें ऑक्सीजन उपयुक्त हो जाती है। यहाँ बता रहा है कि इस क्रिया में जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अवायवीय में क्या होता है कि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मतलब अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन हो या न हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो भी अवायवीय श्वसन की क्रिया हो जाती है। लेकिन जो वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन में ये कंपलसरी है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पहली बात सभी को समझ में आ गई। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, यानी इसमें जो ग्लूकोज होता है उसका पूर्ण रूप से क्या होता है, विखंडन होता है। और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, मतलब इसमें जो ग्लूकोज होते हैं उसमें उसका पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल इसका अंतिम उत्पाद होता है। मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या होते हैं, तो इसके अंतिम उत्पाद होते हैं। जबकि हम अवायवीय श्वसन की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो इसमें एथिनॉल और लैक्टिक अम्ल क्या होते हैं, इसके अंतिम उत्पाद होते हैं। ठीक है। यहीं पर चौथे पॉइंट की बात कर ले तो चौथा पॉइंट क्या है कि इनमें उच्च मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, तो वायवीय श्वसन में ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, और अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा होता है वो क्या होते हैं, कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो इसमें वायवीय श्वसन में बताएंगे कि यह जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है ये केवल साइटोप्लाज्म में ही होता है। वायवीय श्वसन में कुल 38 एटीपी क्या होता है, अणु मुक्त होते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में कितने, तो ये 2 एटीपी अणु का क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। तो ये रहे वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो फटाफट इसको देख करके सभी लोग तैयार कर लीजिए। अब इसी प्रकार से हम दूसरे अंतर की बात करेंगे। तो दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि दूसरा अंतर है श्वसन श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपके इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 11वीं 13वीं और ये 19वीं प्रश्न आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें जो आपके श्वसन श्वासोच्छ्वास में अंतर है वो क्या है। तो एक साइड आप कॉलम बनाएंगे श्वासोच्छ्वास और दूसरे साइड बनाएंगे श्वसन, दोनों में अंतर क्या है। तो पहली बात ये जाने की, जो श्वासोच्छ्वास होता है यह एक भौतिक क्रिया होती है, जिसमें ऑक्सीजन को अंतर ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बहिक्षेपण करते हैं। मतलब जो श्वासोच्छ्वास होता है ये एक भौतिक क्रिया है, और इसमें होता क्या है, तो इसमें ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास में कहलाती है, होती है। और श्वसन में क्या है कि श्वसन ये कोई भौतिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह क्या है, तो यह एक प्रकार का जैव रासायनिक क्रिया है, जिसमें ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा क्या होती है इसमें उत्पन्न होती है।
यहीं पर दूसरे पॉइंट की बात कर ले तो यह क्रिया जो होती है कोशिकाओं की क्या होती है, बाहर होती है। मतलब इसमें ये श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया है इसको होने के लिए किसी भी कोशिका की आवश्यकता नहीं होती है, कोशिका के बाहर होती है। लेकिन अगर श्वसन की बात करेंगे तो ये कोशिका के अंदर होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि इनमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। तो श्वासोच्छ्वास में किसी भी प्रकार की एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि श्वसन जो होता है इनमें क्या होता है, एंजाइम की आवश्यकता। अगर एंजाइम नहीं होगा तो श्वसन क्रिया नहीं होगी। श्वासोच्छ्वास में इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन श्वसन में क्या होती है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। और श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, श्वसनांगों की आवश्यकता होती है और इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपका नसिका है, कंठ, श्वास नली, फेफड़ा, ये सभी जो अंग है इसमें सिर्फ श्वासोच्छ्वास में इसकी आवश्यकता होती है, बल्कि श्वसन में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये यहाँ पे दूसरे प्रश्न रहा। पहला प्रश्न हम लोगों ने देख लिया। दूसरा प्रश्न में देखा कि श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में क्या अंतर है, ठीक है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं इसके तीसरे प्रश्न की। तो इसका तीसरा प्रश्न क्या है, इसको देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न भी आप सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि श्वसन दहन में अंतर बताइए। यानी श्वसन में अगर हम बात करें तो श्वसन जो होता है एक जैविक नियंत्रण में होने वाली ऑक्सीकरण क्रिया होती है, जबकि जो दहन होता है यह एक अनियंत्रित ऑक्सीकारक के रूप में होती है, ठीक है। और इसमें अधिकांश विमोचित ऊर्जा का धीरे धीरे क्या होता है, विशेष पदार्थ में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या होता है, अनुबंधित किया जाता है। मतलब इसमें जो ऊर्जा होते हैं वो कई चरण में होते हैं, जैसे कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में क्या होते हैं, ये अनुबंधित किया जाते हैं। और दहन में क्या होता है, तो इसमें संपूर्ण नियुक्त ऊर्जा जो होता है एवं ऊष्मा जो होता है ये प्रवृत्त होकर के एक ही साथ क्या होते हैं, विकृत होते हैं। मतलब इसमें ऊर्जा कह सकते हैं, इसमें ऊर्जा जो होता है धीरे धीरे बनते हैं, और दहन में ऊर्जा हो चाहे ऊष्मा हो ये एक ही साथ क्या होते हैं, निकल करके खर्च हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें एडीपी से एटीपी अणु बनते हैं, जिसमें विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा एवं संचित ऊर्जा, अतः ये ऊर्जा सिक्के कहलाती है। ये कह रहा है कि इसमें ऊर्जा जो होते हैं वो एडीपी से एटीपी ग्रुप में क्या होते हैं, तो बनते हैं, ठीक है। और एटीपी को क्या कहते हैं, तो एटीपी जो होता है एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, ठीक है। यहीं पर दहन की बात करें तो दहन में जो होता है कि कोई भी क्रिया नहीं होती है, ये संपूर्ण ऊर्जा बहुत कम समय में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो यह क्रिया सामान्य ताप पर कितना, तो वो 25 से 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है, और यह क्रिया जो होती है उच्च ताप पर होती है। पांचवा पॉइंट क्या है, यह क्रिया एंजाइम की सहायता से होती है, और दहन में बताया कि दहन में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। तो श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता होती, दहन में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये क्या था, श्वसन दहन में क्या था, अंतर था। अब आपका ये देखिए, ये आपका धमनी शिरा में अंतर स्पष्ट करने के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। पल्मोनरी शिरा किस प्रकार से रक्त को बनाता है, या फिर धमनी और शिरा के 4 मुख्य अंतर लिखिए। तो चलिए इन प्रश्नों को भी देख लेते हैं कि धमनी शिरा में क्या अंतर है। तो धमनी शिरा में अंतर अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करेंगे तो धमनी की हम बात करेंगे तो धमनी में देखेंगे कि इसमें जो रुधिर होता है वो हृदय से अंगों की ओर ले जाते हैं। मतलब इसमें जो ब्लड होते हैं वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है धमनी। और शिरा जो होती है ये रुधिर अंगों को हृदय तक क्या होती है, शरीर के विभिन्न अंगों तक से ये रुधिर को हृदय तक ले जाती है। दूसरा प्रश्न क्या है कि हृदय की धड़कने के कारण रुधिर रुक रुक कर क्या होता है, अधिक दाब के साथ बहता है। और सीरा में क्या होता है कि सिराओं में जो रुधिर के बहाव होते हैं वो धीमी गति में एक ही सी रहती है। तीसरा पॉइंट, इनकी दीवारें अत्यधिक क्या होती है, मोटी तथा लचीली होती है। और सीरा में बात करेंगे तो इनकी जो दीवारें होती है पतली व कम लचीली होती हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, इनकी जो गुहा होती है वो सकरी होती है, मतलब वो कंजस्टेड होती है। और जबकि हम शीरा की बात करें तो इनकी गुहा क्या होती है, काफ़ी चौड़ी होती है। और धमनी में पांचवा पॉइंट बताएंगे कि इनकी जो खाली होने पर ये क्या होते हैं, पिचकती नहीं है, और लेकिन ये खाली होने पर क्या होते हैं, पिचक जाती है। छठवां पॉइंट क्या है कि पल्मोनरी धमनी को छोड़ करके शेष सभी धमनियों में क्या होते हैं, तो शुद्ध रुधिर होता है। और इसमें पल्मोनरी शिरा को छोड़ करके सभी शिराओं में क्या होते हैं, अशुद्ध रुधिर बहता है। और धमनी में जो होते हैं कपाट नहीं होते हैं, और शिरा में जो होते हैं जगह जगह पर क्या होते हैं, तो कपाट लगे होते हैं। और धमनी जो होता है यह गुलाबी या चटक लाल रंग का होता है। शिरा जो होता है यह गहरे लाल या नीले नीले बैगनी रंग की होती है। और नौवां पॉइंट बताएंगे, यह प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती है, और ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो 4 थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। ये चारों प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं यहाँ से 2-3 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके कंपल्सरी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सभी लोग इनको फटाफट इसको लिख करके तैयार कर लीजिए।